एक एक करके बताइएगा। अभी तक जो पढ़ाया गया है पंचांग वाले में क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ गुरुजी प्रणाम। शशि शर्मा जी, हाँ बताइए। जी। जी, हमको गुरुजी ईमानदारी पूर्वक हम बताएं कि हमको एबीसीडी अभी तक नहीं समझ में आया है पंचांग में। तो आप पंचांग है वाला ना? कक्षा देखे हैं? हम कक्षा देखे हैं, हम पढ़े भी हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली जो इस ये जो पंचांग जो हम खोल के बैठे हुए हैं, है ना? हाँ हाँ। इसमें हमको समझ में नहीं आया। माने आप जो पढ़ाए, माने हम्म। हम अपना कमी बता रहे हैं आपको कि आप जो पढ़ाए आपने सही पढ़ाया, बट क्या है कि मेरे को समझ में मतलब कि नहीं है जो मतलब सो क्या आया। क्या आपको समझ, हम तिथि आपको देखने आया कि नहीं? तिथि कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, कुछ नहीं, नक्षत्र? कुछ नहीं, आप हमको शुरू से बताइए, तिथि बताइए, सब चीज बताइए शुरू से, हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो शुरू से आप कक्षा एक भी नहीं देखे हैं? सब कक्षा देखा, हम एक भी कक्षा मिस नहीं किए हैं। एक कक्षा खाली हम मिस किए हैं, बाकी सारा कक्षा हम अटेंड किए हैं। तो कक्षा जब आप अटेंड किए हैं तो कैसे समझ में नहीं आया आपको, बताइएगा हमें तब ना। हम्म। जैसे कि जैसे कि इसमें है, तिथि है, प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। अभी हम देख रहे हैं ज्येष्ठ, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, है ना? ये ठीक है। आपका ये है, आपका काशी विश्वनाथ पंचांग है, ठीक है। ऋषिकेश पंचांग। ठीक है। ठीक है। और इसमें मान लिए कि हम तो कभी पंचांग देखे नहीं गुरुजी, कभी भी हाँ। नहीं देखे हैं, बचपन से आज तक कभी नहीं देखे हैं, इसलिए हमको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही हम्म। है ना? और इसमें जैसे तिथि है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये सब ठीक है। उसके बाद इधर जो लिखा हुआ रहता है ये सब जो पर्यावरण दिवस, कुंभ राशि, मीन राशि, कालाष्टमी, ये सब जो लिखा हुआ रहता है ये यहाँ, हम्म। है ना? इसमें इसमें हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम जाते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे क्या देखना है, नहीं देखना है। हम कभी भी बचपन से कभी भी नहीं मैंने पंचांग देख पाए हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही चलिए है ना? ठीक है, ठीक है, हम समझ गए आपका बात। और किसी का कोई प्रश्न पंचांग से हाँ संबंधित? जी गुरु जी, जैसे गुरु जी एक दिन में 2 तिथि पड़ती है, वो गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हम बताते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है। दो प्रश्न हुआ, और आप और किसी का कोई प्रश्न पंचांग से संबंधित? उस दिन एक आदमी कमेंट किए थे कि मैसेज किए थे कि कैसे पता करें कि पूर्व क्षितिज पर कौन सा लग्न, कौन सा उदित हो रहा है, तो कैसे लग्न होगा, यही पूछे हुए थे। ठीक है, वो भी हमें प्रश्न याद है। हाँ बोलिए मुकेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? गुरु जी, जो ऑफिस होती है, कोई भी दुकान होती है, क्या या बोले? चंद्र, कोई भी ओपनिंग होता है तो उसमें चंद्र देखते हैं, तो वो कैसे दिखा, मतलब उसका वो तो जब आगे वो मुहूर्त बताने पढ़ेंगे, के तो लिए। अभी बेसिक बेसिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें पहले हमें बताइए। बेसिक समझेंगे तभी वो आगे मुहूर्त देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मुहूर्त तो बाद में, जब जब तक सामान्य ज्ञान नहीं होगा तब तक मुहूर्त कैसे निकालेंगे? तो पहले सामान्य पंचांग देखने आता है आपको? तिथि नहीं गुरु। तिथि इत्यादि देख लेते हैं, तिथि नक्षत्र हाँ, वार। वो तिथि वो सब देख लेते हैं, हम्म। तिथि चलिए वार ठीक है, नक्षत्र। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है। शशि शर्मा जी, अपना माइक म्यूट कीजिए। मुकेश जी, आप भी अपना माइक म्यूट कीजिए। चलिए, आज हम एकदम, आप पंचांग अगर आपके पास हो तो खोल लीजिए, नहीं तो इसी में देखिए, एकदम डिटेल में समझा रहे हैं। आज अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताया जाता है। पंचांग में जिसको प भी नहीं आता होगा पंचांग का, वो भी अगर अच्छे से समझ ले तो पंचांग देखने आ जाएगा। पंचांग में सबसे पहले 5 चीज़ अगर देखने आ गया तो समझिए कि पंचांग में आप 10% यानी 15% आप सीख लिए पंचांग देखना। सबसे पहले पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें होते हैं। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तिथि वारंच नक्षत्रम योगः करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। किसी भी पंचांग को खोलिएगा, जैसे अगर आपके पास पंचांग है तो अगर आप खोलेंगे तो श्रावण शुक्ल पक्ष खोलिए। अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो हम लोग श्रावण शुक्ल पक्ष खोले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप पंचांग को खोलेंगे
तो उसमें आपको कुछ चीज दिखाई देता है। संवत आपको सबसे पहले ऊपर में दिखाई देगा इस सारणी में, श्री शुभ संवत 2083, शाके 1948 लिखा हुआ है। इसका क्या तात्पर्य होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा, जैसे नहीं होता है अभी कितना सन कितना चल रहा है, 2026 चल रहा है। हम लोग को इंग्लिश के महीने से हम लोग जानते हैं कि 2026 अभी प्रारंभ है, तो 2026 अभी प्रारंभ है। तो उसी प्रकार से हमारा हिंदी का महीना होता था पहले के समय में, जब अंग्रेजों का शासन यहाँ नहीं था, या पहले हमारे जो ऋषि महर्षि थे, हमारे पूर्वज लोग थे, वो लोग अंग्रेजी का महीना 2001, 1999, 1995 ये सब नहीं जानते थे। वो लोग जानते थे ये वर्ष जो अभी चल रहा है 2083, तो 1983, 1985, 1988 जो हम लोग का संवत चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे 2083 संवत चल रहा है, तो ये कौन सा संवत हुआ, शुभ संवत 2083 इसको बोला जाता है, ठीक है। संवत्सर अलग है, जो संवत्सर शुरू में बताया जाता है पंचांग में, जब आप शुरू में जाएंगे तो वहां संवत्सर लिखा होता है। जैसे अभी रौद्र संवत्सर चल रहा है, पंचांग में आइएगा सबसे ऊपर, तो आपके पास कोई भी पंचांग होगा, 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ आपको, मेरे पास महावीर पंचांग है, आपके पास जो भी पंचांग होगा तो वहां पे सबसे पहले संवत्सर लिख देता है। संवत्सर और संवत दोनों अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग इसी का उच्चारण करने लगते हैं, अमुक नामनी संवते, संवत नहीं होता है। ये रौद्र जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा पंचांग में, सबसे पहले ऋषिकेश में देखेंगे तो सबसे पहले वाले पृष्ठ पर ही यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा जो संवत्सर चल रहा है। यहाँ पे रौद्र लिखा हुआ है, उसी के नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा अमुक नाम संवत्सरः, तो यहाँ संवत नहीं लिखा हुआ है, नाम संवत्सरः संकल्पादौ वर्ष पर्यंतम, यानी कि संकल्प के आदि और पूरे वर्ष तक, योजनीयम यानी कि उसमें संकल्प में हम लोग जोड़ेंगे क्या, रौद्र नाम संवत्सर जोड़ना है संकल्प में। तो ये क्या है, ये संवत्सर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी भी पूजन कराने के समय आपको संकल्प में संवत्सर का नाम जोड़ना हो तो यही संवत्सर जोड़ा जाता है। नहीं बोलते हैं अमुक नाम संवत्सरे, तो षष्ठी संवत्सर में 60 संवत्सर होते हैं, ठीक है। 60 संवत्सर जब बीत जाएगा तो फिर 60 संवत्सर और रिपीट होगा। इसी प्रकार से 60 संवत्सरों में जैसे तिथि होती है, 15 तिथियां होती है, और शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की 30 तिथियां होती है। उसी प्रकार से संवत्सर भी कुछ ना कुछ संख्या में तो होगा, हर साल बदल रहा है, तो 60 संवत्सर होते हैं, षष्ठी संवत्सरम, ठीक है। षष्ठी संवत्सर मध्ये रौद्र नामाब्दः संवत्सरे हम लोग बोलते हैं। तो ये रौद्र संवत्सर आपको याद रखना है, पूरे संकल्प में यही बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके पश्चात यहाँ बगल में आपको दिखाई देगा, कुछ पंचांगों में ये बगल में नहीं लिखा होता है, ऋषिकेश इत्यादि में बहुत जगह पर ये 2-2 संवत्सर नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे महावीर में दिया हुआ है दुर्मति नाम। तो दुर्मति नाम क्या क्या अर्थ होता है, दुर्मति नाम अगले साल, यानी कि अगले साल चैत्र शुक्ल पक्ष में अग्रिम वर्ष है। अग्रिम वर्ष का अर्थ क्या होता है, अगले साल 2000 आप कह सकते हैं कि 27 में दुर्मति नाम संवत्सर यहाँ लिखा हुआ है, तो अगले साल का पंचांग देखेंगे तो ये दुर्मति उठ करके यहाँ पे रौद्र के जगह पर आ जाएगा। अगले साल का पंचांग अगर देखिएगा आप तो आपको समझ में आएगा कि ये दुर्मति यहाँ पे चला आएगा और यहाँ दूसरा संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगले साल का भी यहाँ पे लिख देता है कि लोगों को दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये संवत्सर आपको याद कर लेना है। संवत क्या होता है, संवत जो साल है उसको संवत कहते हैं, और उस साल में जो संवत्सर लग रहा है उसको हम लोग संवत्सर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे उसी सावन शुक्ल पक्ष की तरफ। एक मिनट, एकदम ध्यान पूर्वक डिटेल से देखिएगा आप लोग। इस कक्षा में आपको एकदम विधिवत तरीके से पंचांग नहीं भी देखने आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा पंचांग, क्योंकि देखिए जब तक बेसिक की जानकारी नहीं होगी आप एडवांस लेवल पर पंचांग नहीं देख पाएंगे, कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो पहले इस बेसिक को समझना होगा। ये श्रावण कृष्ण पक्ष है और श्रावण शुक्ल पक्ष, जो हम लोग कक्षा में उस दिन चर्चा किए थे कि तिथियां 30 होती है, तो 30 तिथियों में शुक्ल और कृष्ण पक्ष को मिलाकर के 30 तिथियां होती है। तिथि कैसे बनता है ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, पहले समझिए। यहाँ पे आएंगे इसी में, तो इसी श्रावण शुक्ल पक्ष की सारणी में आपको दिखाई देगा, ये संवत समझ लीजिए और शक समझ लीजिए। शक क्या होता है, उस साल में जो शक चल रहा हो, यानी कि उसी साल के अंतर्गत एक शक आता है। तो 1948 शक चल रहा है, ठीक है, शाके जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही नहीं बोलते हैं शालीवाहन शाके, तो शालीवाहन शाक में 1948 शालीवाहन शाक यानी कि शाके चल रहा है।
इस बात को ध्यान रखिए। अब हम लोग समझते हैं सौम्यायनम और याम्यायनम क्या होता है। सौम्यायन का अर्थ होता है उत्तरायण। सौम्यायन हम लोग कहते हैं उत्तरायण, जब सूर्य भगवान मेष राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक रहते हैं तो उस समय हम लोग सौम्यायन यानी कि सूर्य क्या हुए, उत्तरायण हुए। ठीक है, अभी आपको श्रावण शुक्ल पक्ष में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा याम्यायन, याम्यायनम याम्यगोलः लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, याम्यायनम सौम्यगोलः लिखा हुआ है, तो यानी कि सूर्य अब दक्षिणायन हो गए हैं। दक्षिणायन कब होते हैं, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएं तो आप समझ जाइएगा कि सूर्य दक्षिणायन हो चुके हैं। कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक जो सूर्य होते हैं वो दक्षिणायन यानी कि याम्यायन होते हैं। यानी कि समझिए एक धरती है, बड़ा सा गोला धरती का, ठीक है, और सूर्य भगवान आधे समय के लिए ऊपरी भाग में रहते हैं और आधे समय के लिए निचले भाग में रहते हैं। धरती गोल है तो ऐसा नहीं है कि केवल निचले भाग में भूमि है और ऊपरी भाग में आकाश है, ऐसा नहीं है। ये धरती गोल है तो चारों तरफ हरियाली है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। उसी प्रकार से सूर्य अलग अलग राशियों में विचरण करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी 15 जनवरी को प्रवेश करते हैं उसके बाद से सूर्य सौम्यायन हो जाते हैं यानी कि उत्तरायण हो जाते हैं, और वहां से लेकर के सूर्य जब तक मिथुन राशि तक रहते हैं यानी कि आषाढ़ महीने के लगभग में आप समझ लीजिए वहां तक यहाँ पे आपको सौम्यायन दिखाई देगा। और जैसे ही वो कर्क राशि में श्रावण के लगभग में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे याम्यायन हो जाएगा। चलिए हम आपको ऊपर उदाहरण से दिखाते हैं। इसी पंचांग में आप पीछे देखेंगे तो जब सूर्य मिथुन राशि में होंगे तो उस समय देखिएगा लिखा होगा यहाँ पे सौम्यायन। एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल गया सौम्यायनम सौम्यगोलः। सौम्यायनम लिखा हुआ है। सौम्यायन कब लिखा हुआ है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो सूर्य होते हैं वो किस राशि में होते हैं, मिथुन राशि में होते हैं। कब कौन सी राशि में होते हैं ये भी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ये सिंपल समझ लीजिए सौम्यायनम और याम्यायनम पहले समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्कातः, कर्कातः याम्यगोलः, यानी कि कर्क राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश किए वो सूर्य क्या हो गए, याम्यगोल में हो गए। याम्यगोलः यानी कि पृथ्वी के दक्षिण भाग में सूर्य आ गए। इस बात को ध्यान रखिए, पृथ्वी के सूर्य दक्षिण भाग में आ जाएंगे तो याम्य हो जाएगा, और उत्तर भाग में पृथ्वी के सूर्य रहेंगे तो वो सौम्य गोल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब हम लोग समझते हैं, आगे चलेंगे पंचांग में, इसी में तो एक गोल आपको दिखाई देगा, सौम्य गोल याम्य गोल ऐसे करके आपको मिलेगा। तो गोल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक धरती है, धरती बड़ा सा है, तो धरती जो पूरा हुआ एक पूरा पड़ाव हो गया, धरती ये पूरा पड़ाव हुआ जिसमें ऊपरी भाग आपको उत्तरी भाग हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिणी भाग हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण से हम बता रहे हैं। और गोल का अर्थ हुआ कि सूर्य अभी किस पड़ाव पर हैं, जैसे पूरा धरती हो गया एक गोला, ठीक है, और गोले में स्थान बहुत सारे हैं। यहाँ एक स्टॉपिज है, एक स्टॉपिज यहाँ पे है, एक स्टॉपिज यहाँ पे है, एक स्टॉपिज यहाँ पे, जैसे स्टेशन होता है ना, तो सूर्य अभी किस स्टॉपिज पर यानी कि किस स्थान पर वर्तमान में रुके हुए हैं उसी को हम लोग गोल कहते हैं। यानी कि सूर्य अभी इस गोले पर हैं, सौम्य गोल पर हैं, सौम्य गोल पर यहाँ पे अभी मकर राशि में या इस राशि में यहाँ पे अभी स्थित हैं। याम्यायनम का अर्थ हुआ कि सूर्य इस भाग में है, धरती के इस भाग में है, और गोले का अर्थ हुआ इस भाग के इस जगह पर हैं। नहीं हो गया, घर के कोई सदस्य हैं तो घर के उत्तरी भाग में सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तरी भाग में किस रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम का अर्थ आप समझ लीजिए कि सौम्य गोल हो गया। यानी कि गोले का अर्थ होता है कि पृथ्वी के किस भाग में वो अभी विचरण कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष है ना पूरा सौर मंडल, तो उसमें अभी किस जगह पर हैं यह जानने के लिए सौम्य गोल का उपयोग होता है। ये सब ज्योतिष का जब डिटेल कैलकुलेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। वर्षा ऋतु, सूर्य कुछ राशियों में रहते हैं तो ऋतु बदलते रहता है, तो यहाँ पे वर्षा ऋतु आपको पंचांग में लिखा हुआ मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसी पंचांग में अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए मुहूर्त इत्यादि निकालना होता है तो यहाँ दिनांक भी लिखा होता है। जैसे श्रावण शुक्ल पक्ष खोलेंगे तो श्रावण शुक्ल पक्ष कब से कब रह रहा है, तो दिनांक 13 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, 13 तारीख अगस्त में से लेकर के और 28 अगस्त तक जो ये है महीना, ये श्रावण शुक्ल पक्ष होने वाला है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ होता है, तो इसको समझ लेना है। अब चलिए हम लोग तिथि इत्यादि को समझते हैं। तो सबसे पहले तिथि इत्यादि को समझने के लिए आपको तारीख समझ में आना चाहिए, क्योंकि तारीख हम लोग पहले से जानते हैं कि आज 10 तारीख है, आज 15 तारीख है, आज 20 तारीख है। तो तारीख भी यहाँ पंचांग में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी पंचांग रखिएगा तो वहाँ पे तारीखें करके ऊपर में एक सारणी दिया होता है,
ये तारीखें करके आपको किसी भी पंचांग में मिल जाएगा। उस तारीख को पहले ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है? उस तारीख को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस तारीख में आपको सब कुछ नहीं देखना है, बस इसमें बोल्ड अक्षर में जो लिखा हुआ है, ये वाला जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है तारीख के बगल में, यही तारीख होता है। जैसे 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 13 आप समझ लीजिए 13 तारीख है। उसके बाद फ, सौ, रा जो ये सब लिखा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ये दूसरे प्रकार का तारीख होता है, ठीक है? ये आप कह सकते हैं कि उर्दू इत्यादि के ऊपर भी ये तारीख इत्यादि दिया होता है, लेकिन आप सिंपल समझिए अ और ऊपर सोना लिखा हुआ है, तो यानी कि अंग्रेजी तारीख 13, फ का अर्थ है फारसी, सौ का अर्थ होता है दूसरा कुछ होता होगा, सौ और रा का अर्थ होता है दूसरा कुछ, ठीक है? आपको सीधा अ लिखकर जो सोना यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले बोल्ड अक्षर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 13 तारीख, 15 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, ऐसा करके आपको ये पूरा चार्ट आपको दिखाई देगा। इसको आप समझ लेंगे सबसे पहले। और पंचांग देखने के लिए देखिए, केवल देखने आना नहीं चाहिए, आपका नज़र भी तेज होना चाहिए, तब पंचांग देखने आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग इधर-उधर है और आप पंचांग देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, नहीं। इसमें जो आप इस तारीख को देखेंगे, तो इस तारीख को जब आप तिथि देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई 17 तारीख को देखना है, 17 तारीख को कौन सी तिथि इत्यादि लग रही है, 17 तारीख के जस्ट आपको सामने आना है। इसी सारणी में एकदम ध्यानपूर्वक देखते-देखते आप आगे आएंगे, तो आपको 17 तारीख यहाँ पे दिखाई देगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे साइड में, एकदम सीधा सिंपल इसी लाइन के आगे आएंगे तो यहाँ सोमवार के सामने आकर हमारा ये जो लाइन है वो खत्म हो रहा है। तो सोमवार यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसी में सबसे पहले देखिए ऊपर में ये तिथि लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तिथि लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पंचांग खोलेंगे तो वहां पे आपको तिथि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी तिथि में आपको ये पूरा तिथि दिया होता है। ये जो ये सब लिखा हुआ है, किसी इस तिथि में चम लाइन लिखा के रहता है क्या? क्या किसी तिथि में चम लिखा रहता है क्या? च के ऊपर अनुस्वर है। चम यस। नहीं, चम तो नहीं लिखा होता है तिथि में, तिथि लिखा होगा, ठीक है? तिथि स्पष्ट लिखा होता है ऊपर में, तिथि किसी भी पंचांग में तिथि ही ऊपर में लिखा होगा। गुरुजी, ऊपर में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जैसे गुरु शुक्र शनि रहता है ना, उसमें बोल रहा हूँ। रवि के बाद चम लिखा हुआ है, इसका चम का मंगल। अर्थ हो गया चंद्रमा यानी कि सोमवार। ओ, चम मतलब चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा का दिन हो गया। जैसे आपको कभी कभी रविवार ना लिख करके कभी कभी सूर्य लिखा होगा, तो सूर्यवार का अर्थ हो जाता है रविवार, आप समझ लीजिए। चम का अर्थ हो गया चंद्रमा का दिन, सोमवार हो गया। किसी जी किसी गुरुजी। पंचांग में इस तरह का लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो वार होता है, वो तिथि नहीं होता है, वार। ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा वार लिखा हुआ, तो वार का अर्थ होता है दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब जो बना है वार, ये सब वार ही होता है। इसको हम लोग पंचांग में वार कहते हैं, ठीक है? तो इस तिथि का जो ये लाइन है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये सब तिथि ही है। तिथि का कैलकुलेशन इत्यादि इसी से होता है। सबसे पहले हम लोग देखे थे 17 तारीख को कौन सी तिथि है, तो ये लाइन यहाँ पे आ गया। तो अब आपको यहाँ पे समझना है, डिटेल में समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पे दीन मान एक करके दी और माँ लिखा हुआ है। दी माँ का अर्थ क्या होता है? दीन मान। दी और माँ लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है दीन मान। दीन मान का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त का जो समय होता है उसको हम लोग दिन मान कहते हैं। जैसे सुबह में सूर्योदय हुआ 5:30 से लेकर के और सूर्यास्त हुआ 6:25 तक या 50 मिनट तक, तो ये पूरा जो समय होगा इसको हम लोग दिन मान कहते हैं, ठीक है? और रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय से लेकर के सूर्योदय का जो समय होता है उसको रात्रि मान कहते हैं। ये सब कैसे निकालते हैं, कैसे गणना करते हैं, ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। ये दी माह जो लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए दिन मान, इस पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ध्यान देना है तिथि पर। तो हम लोग पंचमी देख रहे हैं, ये 5 जो लिखा हुआ है, 5 जब लिखा हो तो आप समझ जाइए पंचमी तिथि, 3 लिखा हो तो समझ जाइए तृतीया तिथि, 10 लिखा हो तो समझ जाइए दशमी तिथि। इस प्रकार से आपको यह याद होना चाहिए। 11 लिखा हुआ है तो एकादशी तिथि। कहीं भी आपको एकादशी करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको अक्षर लिखा हुआ मिलेगा। 7 लिखा हुआ है यहाँ पे तो सप्तमी तिथि आपको समझ में आना चाहिए। 7 का अर्थ होता है सप्तमी तिथि, समझ गए? अब समझिए पंचमी तिथि कितने बजे तक है, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इस दिन पंचमी तिथि है। और पंचमी तिथि को दिन कौन सा है? तो सोमवार है, ठीक है? इस दिन कौन सा है? इस दिन सोमवार दिन है। तो सोमवार को पंचमी तिथि कितने बजे तक है? 17 तारीख को। अगर कोई पूछ दिया पंडित जी पंचमी तिथि कितने बजे तक है, या आप मान लीजिए रुद्राभिषेक का दिन देख रहे हैं तो उस दिन शिववास कितने बजे तक है, तो जब तिथि का कैलकुलेशन करते हैं तो जो तिथि लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पंचमी सोमवार, तो इसके सामने सायम लिखा हुआ है। तो सायम का अर्थ क्या हुआ? 6:04 और 9। हिंदी का अक्षर आपको पता होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। हिंदी का अक्षर अगर नहीं पहचान में आता है तो आप जा करके पहले सीख लीजिए,
तब आपको समझ में आएगा। या तिथि के सामने ही देख सकते हैं 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसके माध्यम से भी 3 4 5 के माध्यम से भी आप हिंदी का अक्षर पहले याद कर लीजिए, क्योंकि पंचांग में ज़्यादातर हिंदी का अक्षर ही लिखा होता है। तो यहाँ सायं 6:49 लिखा हुआ है। तो 6:49 क्यों लिखा हुआ है पंचमी तिथि के सामने सायं? ये जो बीच में लिखा हुआ है घ प करके यहाँ पे 33:11 या 33:37 ऐसे करके, इस पर ध्यान नहीं देना, ये घटी पल है। घटी पल को जब आप कैलकुलेशन करेंगे घंटा मिनट में बदलेंगे तो ये 6:49 ही आएगा, यानी कि यह तिथि का घटी पल दिया होता है। पहले के समय में ये घटी पल के माध्यम से ही हमारे पूर्वज लोग कैलकुलेशन करके निकालते थे कि कितने बजे तक का यह तिथि है। ठीक है, तो ये घटी पल आपको बाद में सिखाएंगे कि घंटा मिनट में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले समझिए सायं 6:49 क्यों लिखा हुआ है? ये अंतिम समय है, वह तिथि इतने बजे तक है। जब भी किसी तिथि नक्षत्र इत्यादि के सामने जो समय लिखा हुआ आपको मिले, घंटा मिनट यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि घंटा मिनट का अर्थ हुआ कि उतने बजे तक यह तिथि है। तो ये पंचमी तिथि शाम को 6:49 तक है। लेकिन शुरू कब से हुआ ये भी दिमाग में आएगा कि भाई शुरू कब से हुआ। शाम को तो 6:49 तक है, लेकिन स्टार्ट कब से हुआ? तो पिछले तिथि के ऊपर आपको चले जाना है। जैसे चतुर्थी 16 तारीख को क्या है? रविवार तिथि है, रविवार दिन है। तो इस दिन शाम को 6:47 तक चतुर्थी तिथि है। उसके बाद चतुर्थी तिथि खत्म हो जाएगी। तो कौन सा तिथि प्रारंभ होगा? पंचमी तिथि प्रारंभ होगा। शाम को 6:47 पर चतुर्थी खत्म हो जा रहा है, तो उसके बाद से पंचमी स्टार्ट हो जाएगा, जो अगले दिन यानी कि 17 तारीख को 6:49 तक रहेगा। समझ गए? यही समझना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 2 तिथियां एक ही साथ लिखी हुई आपको मिलेगी। चलिए हम देखते हैं किसी इसमें देखते हैं किसी पक्ष में कि कहाँ लिखा हुआ 2 तिथि आपको दिखाई दे रहा है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये देखेंगे तो यहाँ मंगलवार को आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही साथ 4 5 दोनों लिखा हुआ है, मंगलवार भी है। तो इसमें कैसे समझेंगे कि ये तिथि कितने बजे तक है? तो ये कौन सा पक्ष है? तो इसके लिए आपको आ जाना है, ये हमें लगता है हाँ भाद्रपद होना चाहिए। हाँ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आएंगे तो चतुर्थी और पंचमी तिथि एक ही साथ है। चतुर्थी पंचमी तिथि जो है वो एक ही साथ है। कितने तारीख को? 1 तारीख को 1 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ लग रही है। तो ये कैसे समझेंगे कि यह तिथि कितने बजे तक है? तो यहाँ पे देखेंगे आप तो लिखा हुआ है प्रातः करके लिखा हुआ है, और प्रातः 7:16 लिखा हुआ होगा। आप पंचांग खोलेंगे, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे, लेकिन जब पंचांग खोलेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 7:16, और उसी के ऊपर जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लिखा होगा 5:40। दोनों लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि चतुर्थी तिथि जो है सुबह में 7:16 पर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, चतुर्थी तिथि 7:16 पर समाप्त हो जाएगी। कब से शुरू होगी चतुर्थी तिथि? तो पिछले दिन आपको देख लेना है। पिछले दिन सोमवार के दिन 8:28 तक तृतीया तिथि है, यानी कि 8:29 से चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगा, और अगले दिन 7:16 सुबह में ही यह तिथि खत्म हो जाएगी। उसके बाद कौन सी तिथि प्रारंभ होगी? पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पंचमी तिथि जब प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 5:40। तो 5:40 का क्या अर्थ हुआ? शाम को 5:40 नहीं, अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन जो है 5:40 यानी कि भोर में, सुबह में, एकदम प्रातः काल में 5:40 तक यह तिथि रहेगी, और उसके बाद यह तिथि संपन्न हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, यह तिथि अगले दिन 5:40 यानी हो सकता है सूर्योदय से पहले ही यह तिथि खत्म हो जाए। ठीक है, इसी को क्षय तिथि कहते हैं। क्षय तिथि, वृद्धि तिथि हम लोग आगे समझेंगे। इसी को क्षय तिथि कहते हैं, यानी कि एक ही दिन पर जब 2 तिथि खत्म होता है तो उसको एक ही सूर्योदय के अंदर, सूर्यास्त और सूर्योदय के अंदर जब 2 तिथि एक साथ खत्म होती है तो उसको हम लोग क्षय तिथि कहते हैं। तो यही तिथि जो है पंचमी तिथि जो है 7:16 से प्रारंभ होगी और 5:40 तक अगले दिन यानी कि सुबह में, भोर में खत्म हो जाएगा। बस इसी को समझ लेना है। इतना समझ जाएंगे तो आपको तिथि इत्यादि समझ में आ जाएगा। समझ गए? अब हम लोग समझते हैं, जैसे आप इसी में देखेंगे सितंबर महीने में हम लोग कोई तारीख लेते हैं। जैसे 30 तारीख को हम लोग देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र है। तो यहाँ पे आएंगे आप तो 30 तारीख को आपको देखने आ गया कि कौन सी तिथि कितने बजे तक रहेगी। अब नक्षत्र समझिए, 27 नक्षत्र होते हैं।
रोहिणी नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, माघा, ऐसे करके कितना नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है। एक ले लिया जाता है अभिजीत को तो 28 हो जाता है, लेकिन मुख्यतः कैलकुलेशन आपको देखेंगे तो पंचांग में 27 नक्षत्र ही दिखाई देगा। तो इसमें क्या है कि उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, यहाँ पे भी आपको ये घटी पल बीच में से भूल जाना है, अभी के लिए भूल जाना है। बाद में जब ज्योतिष को आप डिटेल में सीखेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में ये समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए भूल जाइए। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, रात्रि लिखा हुआ है 4:31। तो रात्रि 4:31 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि रात्रि के सुबह में 4:31 जब सूर्योदय नहीं होता है तो पंचांग वाले उसको रात्रि ही मानते हैं। तो 4:31 सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो 4:31 तक है, वहां तक यानी कि उस समय तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। यहाँ पे इसी में अगर आप इसी सारणी में आगे जाएंगे तो रात्रि के बाद कहीं सायं लिखा हुआ है, सायं लिखा हुआ है यहाँ पे, एकादशी सोमवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र, सायं लिखा हुआ है। तो सायं कितने बजे तक है? ये 6:16 तक। तो शाम में 6:16 तक यह नक्षत्र खत्म हो जा रहा है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो कब से ये स्टार्ट होगा? तो पिछले दिन यानी कि रात्रि में 7:52 यानी कि लगभग 8 बजे के लगभग में आर्द्रा नक्षत्र खत्म हो रहा है और पुनर्वसु स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो पुनर्वसु नक्षत्र 7:53 से लेकर के और अगले दिन एकादशी सोमवार के दिन शाम को 6:16 तक रहेगा। यानी कि जो भी समय लिखा होता है नक्षत्र के आगे, उसको समझ लीजिए उसका खत्म होने का समय है, अंतिम समय लिखा हुआ है। ठीक है, और स्टार्ट कब हो रहा है? ऊपर वाले नक्षत्र को देख लीजिए, जब वो नक्षत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सामने वाला नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। बस सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आचार्य जी मेरे प्रश्न था। हाँ बोलिए अर्जुन जी। आचार्य जी, जैसे आपने मतलब तिथि के विषय में बताया था, तो जैसे अलग अलग जगह के अलग अलग पंचांग भी होते हैं। हाँ, हो सकता जैसे है कि मेरे थोड़ा में कौन सा पंचांग है आपका? ये पुष्पांजलि लिखा हूँ मैंने, ये पुष्पांजलि पंचांग है। ठीक है, ठीक है। इसमें मतलब ये जैसे आपने बताया भी कि चतुर्थी और तृतीया पंचमी एक, इसमें छठवीं और पंचमी एक ही दिन बता रहा है। हाँ, होता है अलग अलग जगहों और के कोई पंचांग में। समय का भी अंतर। हाँ, अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? शायद उड़ीसा में होता है। जी हाँ, या हो सकता है उड़ीसा ही शायद है। सबसे पहले सूर्योदय वहाँ होता है, सबसे लास्ट में भी तो सूर्योदय कहीं ना कहीं होता होगा। समय का अंतर जी होता है। आप दिल्ली में जाएंगे तो हो सकता है कि सूर्योदय आपको सुबह में 7:40-45 पर दिखाई दे, या 6:30 में दिखाई दे। हो सकता है आप दूसरे एरिया में जाए तो वहाँ सूर्योदय, यानी कि हर क्षेत्र का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। इसलिए जो पंचांग होता है अपने रीजनल क्षेत्र के अनुसार लेना चाहिए। हम लोग का जो पंचांग है ये काशी से छपती है, तो काशी हमारे नज़दीक में पड़ता है और ये उज्जैन के मानक समय के अनुसार ये माना जाता है, इसलिए हम लोग यह पंचांग रखते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति केरला साइड में रह रहा है या तमिलनाडु साइड में रह रहा है तो वहाँ का पंचांग उनका अलग होगा, तो ये तिथि अलग हो सकता है, लेकिन समय को समझने के लिए उसी प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी आचार्य जी। हाँ, समय को उसी प्रकार से हर पंचांग में कैलकुलेशन करना है। इसमें चतुर्थी पंचमी एक साथ है, हो सकता है आप में पंचमी षष्ठी हो सकता है सप्तमी अष्टमी एक साथ में आ जाए। हाँ, लेकिन समय का कैलकुलेशन उसी प्रकार होगा। जब एक साथ तिथि 2 होगी ना, तो आप अगले दिन सुबह में समझेंगे। सुबह में हो सकता है कि 3 बजे ही वो तिथि खत्म हो जाए, हो सकता है 4 बजे तिथि खत्म हो जाए, हो सकता है 5 बजे के लगभग में दूसरी तिथि उसी दिन खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो उसी दिन शाम का नहीं होता है, अगले दिन सुबह में सूर्योदय से पहले का समय होता है। समझ गए? आचार्य। हाँ, चलिए, नक्षत्र भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं गुरुजी, योग क्या होता गुरुजी, है। योग गुरुजी, में भी उसी गुरुजी, प्रकार से। शशि जी आप कुछ बोल रहे हैं, जी, बोलिए। जैसे अभी आप जैसे बता रहे थे कि 30 तारीख का है ना? हाँ हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। जैसे 30 तारीख, तो 30 तारीख के जब इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में की ओर बढ़ते हैं, है ना? तो आप तिथि वाले कॉलम में, है ना? तो द्वितीय तिथि आ रहा है ना? तो द्वितीय तिथि आ रहा है ना? तो इसमें रविवार आ रहा है ना? हाँ, दिन। हाँ। ये अब इसमें क्या घंटा मिनट वाले, उसी को तिथि वाले कॉलम में घंटा मिनट में अगर हम जाते हैं तो मेरे पंचांग में दिया हुआ है ऋषिकेश वाले में, है ना, कि 9:15 मतलब कि दिया हुआ है इसमें मेरे वाले में, है ना? तो 9:15 तक खत्म हुआ तिथि,
हाँ खत्म हुआ है उस ना, समय, 9 उस बजकर समय 15, तक है। हाँ खत्म हुआ, हाँ उस समय तक है। हाँ और ये शुरू हुआ मैंने प्रतिपदा को 9 बजकर के 32 मिनट के बाद, बाद में। हाँ है ना, हाँ ठीक है। हाँ। यहाँ तक ठीक समझ पाए हैं हम। नक्षत्र समझे, नक्षत्र भी वैसे ही है, सेम उसी प्रकार से। हाँ, जैसे उसी नक्षत्र आपका हो गया। उसी के आगे जब आएंगे हाँ तो हाँ ऊपर हाँ में आपको इस प्रकार का नक्षत्र चार्ट दिखाई देगा। नक्षत्र के नीचे आएंगे तो हाँ जैसे मान लीजिए द्वितीय रविवार को ही, आप माइक म्यूट कीजिए पहले समझिए। द्वितीय तिथि रविवार को देखेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि में 4:31 तक है। तो रात्रि में 4:31 कब होगा, तो रात्रि का 4:31 यानी कि 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि सुबह में 4:31 बजे तक यह उत्तरा भाद्रपद है। स्टार्ट कब से होगा, तो 4:30 जब प्रतिपदा तिथि को पूर्वा भाद्रपद खत्म हो जाएगा 4:30 में, उसके बाद यह नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगले दिन 4:31 तक यह नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा। जब उत्तरा भाद्रपद 4:31 में खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसी समय रेवती प्रारंभ हो जाएगा। रेवती नक्षत्र भी रात्रि में 4:05 तक रहेगा। समझ गए, इसी प्रकार से होता है। हाँ, और कभी कभी होगा नक्षत्र में भी दो दो नक्षत्र आ जाएगा, एक साथ में 2 नक्षत्र लिखा हुआ मिलेगा आपको। और इसी प्रकार से समय जो तिथि में हम दिखाए थे, तो उसमें भी वही फार्मूला लागू होता है। उसमें भी सेम वही फार्मूला लागू होगा कि 2 जब समय लिखा होगा तो जो पहला समय होगा तो वो ऊपर वाले नक्षत्र के लिए होगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नक्षत्र के लिए होगा। हो सकता है कि हम लोग एक बार चेक करते हैं, कहीं इधर में दिया हो तो हम आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे। 1 मिनट देखते हैं हम आगे में। हर चीज में 2 कभी कभी आ जाता है एक साथ में, ठीक है। अभी इधर में दिया हुआ नहीं है, ऊपर में हम एक बार चेक कर रहे हैं, इसमें भी नहीं है। नक्षत्र बहुत रेयर केस में 2 एक साथ पड़ता है कभी कभी। नहीं दिया हुआ है, कभी कभी दिया होगा तो उसी प्रकार से तिथि के अनुसार ही आपको समझ लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी द्वितीय तिथि रविवार को आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2 योग लिखा हुआ है, धृति और शूल योग लिखा हुआ है। ऊपर में योग देखिए और योग के बगल में एक छोटा सा योग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 योग एक साथ आ रहा है, धृति और शूल। तो धृति कब खत्म हो रहा है, तो रात्रि में 7:06, 7:06 पर यह धृति जो योग है ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और उसके पश्चात शूल योग प्रारंभ हो जा रहा है रात्रि में 7:06 पर। और कब तक रहेगा, अगले दिन रात्रि 5:27 तक। जैसे मान लीजिए आज रात्रि में 8:21 पर यह नक्षत्र, अभी जैसे हम लोग का क्लास चल रहा है तो मान लीजिए अभी सुकर्मा योग प्रारंभ हो गया, तो अगले दिन क्या होगा, हम लोग के क्लास खत्म होने से पहले ही धृति खत्म हो जाएगा। उसके बाद धृति शुरू हो जाएगा और सायंकालीन, उसके अगले दिन सायंकालीन 5:27 पर वो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से धृति और शूल एक ही दिन पर जा रहा है, तो पूरे तिथि को वो नहीं भक्षण कर रहा है, इसलिए एक साथ 2 योग आ गया है। करण में भी सेम वही होता है, करण में भी देखेंगे तो करण का कैलकुलेशन भी सेम उसी प्रकार से होता है। करण में क्या होगा कि एक दिन में 2 करण होते हैं, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करण में घटी पल को जब घंटा मिनट में बदलेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन सिंपल समझ लीजिए, गर और व लिखा हुआ है तो वणिज, गर और वणिज जो करण होगा वो एक दिन में 30 तारीख को रह रहा है। 8 घटी पर है तो सुबह में गर करण खत्म हो जाएगा, उसके बाद वणिज करण प्रारंभ हो जाएगा जो पूरे दिन रहेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या सीधा सिंपल समझ लीजिए, गर और वणिज 2 करण एक दिन में है। ये सिंपल हो गया भाई। ये जो लिखा हुआ है औदयिक जो योग लिखा हुआ है, इस पर विशेष आपको ध्यान नहीं देना है, बस इसी को समझ लीजिए करण। ये 5 चीज पंचांग में आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे राशि पता करें कि कौन सी राशि में कौन से ग्रह है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 30 तारीख को लिखा हुआ है, 30 तारीख को मीन लिखा हुआ है, चंद्र राशि प्रवेश जो लिखा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में। तो चंद्र राशि जो प्रवेश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको जस्ट अंग्रेजी तारीख जो लिखा हुआ है उसके सामने आएंगे तो यहाँ पे मीन ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे वाला जगह खाली है। तो हम लोग नहीं होता है कभी कभी एक ही तरह का सामान लिखना हो या क्वांटिटी लिखना हो तो नीचे में डबल डैश दे देते हैं,
नहीं होता है कि ऊपर में लिख लिए दूध 5 केजी और नीचे भी लिखना है सेम 5 केजी, तो नीचे में डबल डैश दे देंगे ताकि हम लोग समझ जाएंगे कि ऊपर में जितना क्वांटिटी लिखा हुआ है वैसा क्वांटिटी इसमें भी चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ नीचे खाली जगह है, तो आप समझ लीजिए कि ऊपर जो राशि है चंद्रमा का वो मीन राशि में चंद्रमा है 30 तारीख को भी। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो इसी 30 तारीख में आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 29 तारीख को जो चंद्रमा है रात्रि में मीन राशि लिखा हुआ है, रात्रि 10:13 तो इसका अर्थ क्या हुआ, रात्रि में 10:23 के वादने का अर्थ होता है बाद में, 10:23 के बाद में चंद्रमा जो है मीन राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। ठीक है, कितने तारीख को, तो यहाँ पे आपको तारीख दिखाई देगा बगल में, 29 तारीख को रात्रि में चंद्रमा 10:23 के बाद में प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में, यानी कि उस दिन पूरे दिन जो रहेंगे वो मेष राशि में रहेंगे। तो यहाँ मीन देख करके आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि मीन राशि में चंद्रमा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बगल में दृष्टि डाल लेनी है कि चंद्रमा किस राशि में है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं 10:23 के बाद, तो यानी कि उस दिन पूरे दिन मेष राशि रहेगा, चंद्रमा को आपको बोलना है मेष राशि में है। उसी प्रकार से किसी भी तारीख में देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 31 तारीख में मेष लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि चंद्रमा 31 तारीख को मेष राशि में आ गए हैं, नहीं, आपको देखना है कि कितने बजे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेष राशि रात्रि 4:05 यानी कि रात्रि में 4:05 के बाद में आ रहे हैं। तो उस दिन जो है 31 तारीख को आपको नहीं बोलना है कि चंद्रमा मेष राशि में है, उस दिन आपको बोलना है कि मीन राशि में ही है। अगले दिन से आपको संकल्प में बोलेंगे 1 तारीख से, तब चंद्रमा मेष राशि में आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चंद्रमा का इसी प्रकार से राशि समझते हैं। अब समझिए सूर्य का राशि, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जितने भी ग्रहों का राशि आपको समझना है कि कौन से ग्रह किस राशि में रहते हैं, तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल कैसे है कि स्पष्ट सूर्य यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट सूर्य जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग को 30 तारीख को देखना है कि सूर्य किस राशि में है, तो 30 के जस्ट सामने आएंगे, स्पष्ट सूर्य के सामने आकर के यहाँ पे आपको रुक जाना है। ये स्पष्ट सूर्य का चार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग रुक गए और 30 तारीख के सामने आप यहाँ पे देखिए सीधा रा लिखा हुआ है, रा लिखा हुआ है, रा का अर्थ क्या हुआ है, राशि। यहाँ पे रा ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, राशि अंश कला और विकला, राशि अंश कला और विकला। जैसे नहीं होता है मिनट का निर्माण कैसे होता है, सेकेंड, पहले सेकेंड होगा, उसके बाद तब मिनट बनेगा, फिर मिनट से घंटा बनेगा और घंटा के बाद दिन बनता है। उसी प्रकार से रात्रि राशि है, राशि का अंश होगा, उसके बाद कला होगा, विकला होगा। ये जब बृहद कैलकुलेशन करेंगे तब समझेंगे। बस आपको ये पहला अंक याद रखना है, किसी भी राशि के सामने रा लिखा हुआ है और उसके पहले जो अंक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 लिखा हुआ है 30 तारीख को, तो आप सीधा समझ लीजिए 4 के बाद वाला अक्षर कौन सा होता है, 5। 4 के बाद वाला अक्षर कौन सा होता है, 5वीं अक्षर होता है। तो सूर्य कौन से राशि में है, 5वीं राशि में, सिंह राशि में है। 4 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए 5, यानी कि 5वीं राशि में सूर्य है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 5वीं राशि सिंह राशि में सूर्य उपस्थित है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे नहीं होता है हम लोग मैच खेलते हैं, तो मैच खेलते हैं तो जब 2 ओवर 3 बॉल हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। 10 ओवर 4 बॉल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि 11वां ओवर चल रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ 4 लिख करके यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो 11 आपको नहीं देखना है, 4 देखना है। तो 4 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि में सूर्य है स्पष्ट रूप से। अब समझिए जैसे यहाँ पे 30 तारीख को ही हम लोग देखेंगे और भी ग्रहों को कैसे समझेंगे। तो 30 तारीख को कौन सी तिथि है, बस आपको तिथि देख लेना है, द्वितीय तिथि रविवार। द्वितीय तिथि रविवार को और ग्रह किस राशि में है, इसको जानने के लिए आपको यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्योदय कालिक दैनिक स्पष्ट ग्रहास तेषान दैनिक गतांशय, यानी कि और भी ग्रह किस राशि में है यह समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको स्पष्ट सोम लिखा हुआ है, तो यानी कि चंद्रमा का हम लोग समझ लिए हैं, तो फिर इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय यहाँ पे रविवार लिखा हुआ आपको दिखाई देगा नीचे में, किसी भी पंचांग में देखेंगे तो इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। हो सकता है किसी पंचांग में किसी और कोने में दिया हो, किसी पंचांग में किसी और कोने में, लेकिन लिखा हुआ ऐसे ही स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द्वितीय रविवार, तो यहाँ द्वितीय रविवार के दिन देखेंगे तो यहाँ मंगल, स्पष्ट मंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्पष्ट मंगल के सामने एक लाइन खींचा हुआ है, इसी लाइन पर आप आ जाइए, इसी लाइन को स्पष्ट से देखिए। और लाइन के जस्ट बाद वाला कौन सा अक्षर है, तो राशि जो लिखा हुआ है इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है, तो द्वितीय रविवार के सामने जब 2 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए तीसरी राशि में मंगल है, यानी कि मंगल मिथुन राशि में है।
ठीक है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो आप समझ लेते कि मंगल 5वीं राशि में है। अगर 7 लिखा हुआ होता तो आप समझ लेते कि मंगल वृश्चिक राशि में 8वीं राशि में है। अक्षर के अनुसार राशि आपको याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। आपको बिना सोचे हुए याद होना चाहिए कि 9वीं राशि धनु राशि होती है, 10वीं राशि मकर राशि होती है, तीसरी राशि मिथुन राशि होती है, 7वीं राशि तुला राशि होती है। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक ये सब आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए पहले जो पढ़ाए हुए हैं उसके अनुसार आप राशि का अक्षर याद कर ही लीजिएगा। तो ये 2 लिखा हुआ है तो मंगल दूसरी यानी कि तीसरी राशि मिथुन राशि में है। उसी प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट बुध लिखा हुआ है। तो इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बुध के सामने आकर के आप पुनः रुक जाएंगे। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी कि समझ लीजिए कि बुध 5वीं राशि, सूर्य के आसपास ही बुध हमेशा रहते हैं। हो सकता है एक राशि बगल में हो या उनके साथ में हो या एक राशि पीछे हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि बुध सूर्य से 4-5 राशि अलग हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की गति समान है। हो सकता है एक राशि थोड़ा बहुत इधर उधर कभी बुध चले जाते हैं, लेकिन समझिए कि बुध और सूर्य एक विशेष पार्टनर है। ठीक है, राजा और पुत्र एक विशेष पार्टनर है, दोनों आदमी एक साथ ही रहते हैं। बुध क्या है, एक छोटा सा ग्रह है तो हमेशा राजा के साथ ही रहना चाहता है। सूर्य राजा है तो वो हमेशा सूर्य के आसपास में ही रहेगा बुध। तो इसीलिए आपको समझना है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि 5वीं राशि बुध जो है वो 5वीं राशि में है। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे द्वितीय तिथि में, तो यहाँ स्पष्ट गुरु के समीप जब आएंगे तो यहाँ आपको 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 3 लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप समझ लीजिए कि चौथी राशि यानी कि जो गुरु है देवराज गुरु बृहस्पति वो कर्क राशि में है। उसी प्रकार से शुक्र के लिए देखेंगे तो इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आकर के पुनः रुक जाना है राशि के जस्ट सामने। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि शुक्र 5 लिखा हुआ है, शुक्र राशि के सामने 5 लिखा हुआ है। तो छठी राशि में शुक्र है, कन्या राशि में शुक्र है, बस सिंपल समझ लेना है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे शनि के सामने 11 लिखा हुआ है, राशि के सामने। तो 11 लिखा हुआ है तो शनि 11वीं राशि कुंभ में नहीं है, 12वीं राशि में है, मीन राशि में शनि है। समझ गए। उसी प्रकार से आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको राहु के सामने दिखाई देगा 10। तो 10 का अर्थ क्या हुआ, 11, यानी कि 11वीं राशि में राहु हैं। तो 11वीं राशि कौन सी होती है, कुंभ राशि में राहु है। और राहु से जस्ट 7वें में केतु रहते हैं। जैसे मेरा शरीर है और मेरा मस्तक है, दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों सामने सामने ही रहेगा। तो उसी प्रकार से राहु जो है वो और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप कुंडली में ही देखेंगे तो यहाँ पे 11 हम सब कहे हैं अभी, 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि में राहु है। तो यहाँ पे 11 में राहु लिखा हुआ है कुंडली चार्ट में। तो ये 11 में जब राहु लिखा हुआ है तो जस्ट इसके सामने समझ लीजिए केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपको वो सब चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, अगर इतना जो समझाएं आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस चार्ट को देख लीजिएगा, मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ग्रह किस राशि में हैं। इसी को समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप सिंपल समझ सकते हैं कि इस पक्ष में ज़्यादातर समय शनि जो रहेंगे वो मीन राशि में रहेंगे, राहु आपके कुंभ राशि में रहेंगे, यहाँ पे मंगल जो होंगे वो मिथुन राशि में है, गुरु जो होंगे वो कर्क राशि में है, सूर्य बुध और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र जो है वो 7वीं राशि यानी कि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। एकदम सिंपल ट्रिक है, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कौन सी राशि में कौन से ग्रह रहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को। किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपके मन में तो पूछिए। तो गुरुजी आप ये बाद में सिखाएंगे क्या स्पष्ट करना और मतलब कुंडली में? हाँ बोलिए सुमित जी। मैंने कहा आप बाद में आगे सिखाएंगे क्या गणितीय कैलकुलेशन अपने ग्रह स्पष्ट और सूर्य स्पष्ट की? नहीं, ये सब नहीं सिखाया जाएगा। आपको पंचांग देखना सिखाया जाएगा, मुहूर्त कैसे निकालते हैं वो देखना सिखाया जाएगा। सामान्य तरीके से किसी का मतलब जैसे देखना है चंद्रमा कब शुभ होते हैं कब अशुभ होते हैं किसी मुहूर्त में, ये सब सिखाया जाएगा। कुंडली में स्पष्ट करना ग्रहों को, ये सब नहीं सिखाया जाएगा। वो कुंडली जब आप डिटेल में किसी से कुंडली सीखेंगे, गणित कुंडली, देखिए ज्योतिष 3 सिद्धांत पर चलता है। कहा गया है सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंदत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। सिद्धांत संहिता और होरा, सिद्धांत में क्या होता है, कैलकुलेशन ही केवल होता है। तो वो कैलकुलेशन आपको सीखना होगा। तो कुंडली फलित के लिए ही आपको स्पष्ट कुंडली बनाने के क्रम में वो सब आपको स्पष्ट ग्रह इत्यादि करना सीखना होगा। उसमें ज़्यादा समय लगता है, वो सब इस कक्षा में नहीं सिखाया जाएगा। इसमें सभी प्रकार का मुहूर्त, चाहे विवाह का मुहूर्त हो, उपनयन का मुहूर्त हो, किसी यात्रा का मुहूर्त हो, किसी व्यापार आरंभ का मुहूर्त हो, कोई सामग्री लेने का मुहूर्त हो, सभी प्रकार का मुहूर्त देखना आपको सिखाया जाएगा। थोड़ा बहुत कुंडली आप कैसे फलित कर पाएंगे ये सब थोड़ा बहुत मोटा मोटी ज्ञान आपको बताया जाएगा। डिटेल में कुंडली बनाना नहीं सिखाया जाएगा। चित्रसेन जी आप कुछ पूछ रहे हैं?
हाँ जी, गुरु जी से अस्पष्ट मंगल, अस्पष्ट उदय, इस तरह जो भी लिखा हुआ तारीख, इसके नीचे जो 4 अक्षर लिखा हुआ है रा, आ, का, बी, इसका क्या मतलब है? हाँ, अ क वी अभी बताए हैं नहीं, राशि के बगल में अ क वी जो लिखा हुआ है, तो राशि, अ का अर्थ हुआ अंश, क का अर्थ हुआ कला और वी का अर्थ हुआ विकला। ठीक है, इसके माध्यम से ही राशि बनता है। राशि, अंश, कला, विकला। राशि, अंश, कला और विकला। जैसे हम लोग घंटा कैसे बनता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट बनेगा, 1 मिनट का 60 मिनट का फिर 1 घंटा बनेगा और 24 घंटे का 1 दिन बनेगा। तो अगर 1 दिन का कैलकुलेशन करना है तो पहले सेकेंड से कैलकुलेशन करना होगा। तो उसी प्रकार से राशि को अगर बनाना है तो पहले विकला समझना होगा, विकला के बाद तब कला समझना होगा, कला के बाद तब अंश समझना होगा, अंश के बाद तब राशि समझना होगा। समझे? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? हाँ, बोलिए इंद्र किशोर जी। जी नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए आधार पूजा पढ़ाई किए हैं तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना जी? क्या? नेट काम नहीं कर रहा था तो आधा अधूरा मतलब पढ़ लिए। नेट काम नहीं कर रहा है, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। ये जितना पढ़ाए हैं आज डिटेल में, सबका रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। जी ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, चित्रसेन जी, आप बोलिए। गुरु जी, ये 12 राशि में 12 खाना बनाया हुआ है, इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसे समय, कौन सा पूर्व दिशा है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण, कौन पश्चिम? और सभी कोई माइक म्यूट कीजिए। इंद्र किशोर जी अपना माइक म्यूट कीजिए, एक आदमी का प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछिएगा। हाँ, बोलिए। बोलिए चित्रसेन जी। जो 12 खाने वाला ये चौकोर टाइप बनता है, क्या बोलते हैं इस चीज को, इसमें सब राशियां लिखी रहती हैं, नंबर 12 राशियों का, तो इसमें दिशा कैसे हम जानते हैं, मतलब कौन सा पूरब है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, कौन सा पश्चिम है? कौन से राशि किस दिशा में है, यही पूछ रहे हैं? हाँ, यही पूछ रहा हूँ। मतलब इसमें तो अब जैसे कहीं नक्शा माइल बनता है तो उसमें तीर से निशान बना दिया जाता है कि पूर्व दिशा है, कि उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, लेकिन इसमें तो 12 खाना बना हुआ है, तो ये 12 खानों में अलग अलग राशियां, तो इसमें पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, इसे कैसे समझें? देखिए, आप समझिए, पंचांग का जो कुंडली बनता है, तो ये जो कुंडली है ना, जी, ये आप स्पष्ट देखेंगे यहाँ पे। आपको सिंपल में हम समझा दे रहे हैं। ये जो कुंडली का चार्ट बना हुआ है, कुंडली में हमेशा जी, ये कुंडली जो पहले के समय, आप माइक म्यूट कीजिए। कुंडली के साथ कुंडली ये जो बनता है, ये आकाश मंडल समझिए, इस कुंडली को आकाश मंडल समझिए। सुविधा के लिए इसको चरखुटा यानी कि स्क्वायर में बना दिया गया है, लेकिन पहले का कुंडली गोला बनता था। इसको समझिए आकाश मंडल ही की तरह ही बनाया गया है। तो आकाश मंडल क्या है, ये जो लग्न होता है ये हमेशा पूर्व दिशा में ही होता है। लग्न को पूर्व दिशा, आकाश मंडल का जब पूर्व दिशा हुआ उसको यहाँ लग्न में छाप दिया गया। ठीक है, ये हमेशा पूर्व दिशा ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी ग्रह बैठेंगे तो समझिए कि वो पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं सूर्य पूर्व दिशा के मालिक है, यानी पूर्व दिशा के वो कारक हैं। तो जब देखिए, धरती क्या है, धरती घूमते रहती है, राशियां नहीं घूमती है, धरती घूमते रहता है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं सूर्य अभी पूर्व में दिखाई दे रहे हैं, कल अभी थोड़ी देर बाद सूर्य दक्षिण में दिखाई देंगे और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। तो पश्चिम में अस्त होने का क्या अर्थ हुआ कि सूर्य घूम रहे हैं? नहीं, धरती हमारी घूम रही है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्य यहाँ अस्त हो गए। उसी प्रकार से राशियां नहीं घूमती है, राशि फिक्स होता है जब धरती घूमती है और इस केंद्र बिंदु पर आती है। जब ज्योतिष में कैलकुलेशन सीखेंगे तो आपको पता चलेगा, इस केंद्र बिंदु पर आती है तो जो ग्रह या जो राशि पूर्व दिशा में उस समय रहेगी तो वही लग्न यानी कि कुंडली के चार्ट में छप जाता है। जैसे मान लीजिए धरती घूम रहा है, ठीक है, और आप जहां खड़ा हैं, आप जिस जगह पर आपका जन्म हुआ उस जगह से पूर्व दिशा में उस समय मेष राशि है, तो वही आपकी कुंडली के लग्न में मेष राशि छप जाएगा। जैसे मेरा जन्म हुआ काशी के किसी अन्य क्षेत्र में, और जब हम काशी में मेरा जन्म हुआ सुबह में 7 बजे, तो सुबह में जब धरती घूम रही थी, तो जब घूम रही थी तो हो सकता है कि धरती घूम रही है तो उस समय पूर्व दिशा में जब जो राशि चल रहा है
काशी के अनुसार तो वो पूर्व दिशा में उस समय मिथुन राशि है, तो पूर्व दिशा में जब मिथुन राशि है तो वो आपके लग्न में मिथुन लग्न आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो यही होता है, ठीक है। इसी को सिंपल में हम लोग लग्न को जानना कहते हैं कि कौन सा लग्न किस दिशा में पड़ता है, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? सोनू पांडे जी बोलिए। जैसे दिन और रात दिया है तब तो पता चल जाता है कि आज दिन में समाप्त हो जाएगा या रात में समाप्त हो जाएगा। क्या? लेकिन यदि प्रातः दिया हो, जैसे मान लीजिए गुरु जी 10 तारीख को माघा नक्षत्र है, ठीक है, और वह बगल में दिया है प्रातः 6 बजे खत्म हो जाएगा, मतलब तो वो 10 तारीख को खत्म हो रहा है कि अगले दिन 11 को खत्म हो रहा है गुरु जी? जो दो तिथि दी होती है तब नहीं, जैसे माघा दिया हुआ है, ठीक है गुरु जी, और बगल में लिखा है प्रातः 6 बजे, जैसे लिखा रहता है रात में 6 बजे या रात में 10 बजे, जो भी टाइम है, हाँ, वैसे प्रातः लिखा हुआ है, तो प्रातः मतलब कि 10 तारीख को ही खत्म हो चुका है या 11 को खत्म होगा, ये पूछ रहा हूँ। जिसके सामने लिखा हुआ है उसी दिन खत्म होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे चतुर्थी और पंचमी मंगलवार को जब तिथि लिखा हुआ है प्रातः 7:16, तो उसी दिन 7:16 पर खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। तिथि के सामने जो समय लिखा होगा उसी दिन खत्म होगा। अब समझिए कि मंगलवार कब है, तो मंगलवार 1 तारीख को आपको दिखाई देगा, तो 1 तारीख को ही चतुर्थी तिथि जो है सुबह 7:16 पर खत्म हो जाएगा और उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। तो पंचमी तिथि अगले दिन 5:40 लिखा हुआ है, तो यानी कि अगले दिन 5:40 2 तारीख को 5:40 कब? सुबह में ही वो तिथि, ये भी पंचमी तिथि खत्म हो जाएगी और उसके पश्चात तब षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए? जैसे कहीं रात्रि लिखा हुआ है तो रात्रि का अर्थ हुआ 8:47 यहाँ पे रात्रि लिखा हुआ है, तो 8:47 रात्रि में खत्म हो जाएगा। तो 8 बजे रात्रि ही होती है। सुबह जब 8 बजेगा तो उसको रात्रि तो हम लोग कहेंगे नहीं, तो रात्रि 8 बजे यहाँ पे हो जाएगा। कभी कभी रात्रि 1 बजे लिख देगा, यहाँ पे रात्रि 1:33 लिखा हुआ है, तो रात्रि 1:33 तक सप्तमी तिथि है। समझ गए? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? एक चीज और होता है हाँ गुरु जी, ये जैसे जो चंद्रमा है उसकी अवस्था परिवर्तन को हम लोग तिथि कहते हैं। 27 नक्षत्रों का जो हमारा एक ग्रुप है और उसमें जहाँ पर चंद्रमा रहते हैं तो उसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। तो इसलिए राशि क्या है, राशि से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, राशि नक्षत्रों का समूह है, ठीक है। राशियां कैसे बनती है जब हम लोग आगे सीखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। राशि नक्षत्रों का एक समूह है। जैसे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र है, ठीक है, तो नक्षत्रों का एक समूह जब बन जाता है, जैसे 9 चरण जब एक साथ में मिलता है तो एक राशि का निर्माण होता है। और राशि का जब निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र कौन सा है? वो राशि के अंतर्गत में आता है। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के अंडर में आता है। तो अश्विनी नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे या फिर भरणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जब चंद्रमा रहेंगे तो उस समय समझिए कि मेष राशि में वो चंद्रमा है, ठीक है। तो राशियां आकाश मंडल में, जैसे नक्षत्र बहुत सारा है, नक्षत्रों का समूह है, और नक्षत्रों का समूह है तो उस नक्षत्रों में छोटा छोटा आकृति बना हुआ है। जैसे 9 चरण मिल करके एक आकृति बना हुआ है, तो वही 9 चरण जो आकृति बना हुआ है उसी को हम लोग 9 चरण के माध्यम से जो आकृति बनती है उसी को हम लोग राशि कहते हैं, ठीक है। ये जब आगे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। एक ही दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। आप लोग पिछले मंत्रों का अभ्यास कीजिए। कल प्रतिपदा तिथि है तो कल छुट्टी रहेगी। पहले मंत्रों का अभ्यास कीजिए। शुरुआती पूजन विधि का हम प्रैक्टिकल वीडियो आज भेज दे रहे हैं, उसको देखिए और उसके माध्यम से कैसे समझा करके आप शुरुआती पूजन विधि कराएंगे डिटेल में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, ठीक है। मनीष जी, आप आज की क्लास रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग भी हम भेज देंगे। बोल रहे थे गुरु जी
आज के क्लास की रिकॉर्डिंग भी मुझे भेज दीजिए। हाँ तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि आज की कक्षा रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको। बोले तो गुरु जी सब कुछ समझ में आ गया, एक बार करण को फिर से स्पष्ट कर देते। करण नहीं समझ में आया। क्या करण जो है योग के बगल में करण है, कारण है? योग है ना जो सुकर्मा योग है, उसके बाद जो करण लिखा हुआ है ना ऊपर पंचांग में करण, हाँ हाँ, करण समझ में नहीं आया गुरु जी, एक बार फिर से स्पष्ट कर देते। कारण नहीं समझ में आया है। कारण कितने होते हैं पहले ये हमें बताइए। उस दिन जब पंचांग वाले कक्षा में हम पढ़ाए हुए थे कारण कितने होते हैं, तो कारण याद किए हैं कारण कितने होते हैं? तो जब कारण आपको याद ही नहीं होगा कारण कितने होते हैं तो पंचांग में भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले कारण को याद कीजिए। अभी बताया है कि पंचांग में 2 कारण एक दिन में होता है। इस चीज को ध्यान रखिए, एक दिन में 2 कारण होते हैं। जैसे द्वितीया तिथि रविवार 30 तारीख को कौन कौन सा कारण होगा, तो 2 कारण एक दिन में खत्म होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो गर और वणिज, गर लिखा हुआ है और यहाँ वणिज लिखा हुआ है। कारण के सामने देखेंगे तो यहाँ गर और वणिज लिखा हुआ है। तो गर और वणिज एक दिन में 2 कारण व्यतीत होते हैं। उस दिन की कक्षा में बताए थे, आप देखे नहीं होंगे इसलिए आपको समझ में आएगा नहीं। तो 2 कारण एक दिन में जब संपन्न होंगे तो ये 8 घटी और 49 यानी कि 49 पल, इतना तक यह करण रह रहा है। तो सुबह में समझिए कि यह करण खत्म हो जाएगा, उसके बाद वव करण प्रारंभ होगा। तो गर और वव 2 कारण एक दिन में रहेंगे। गर और वणिज, वव नहीं वणिज, वणिज वक जब लिखा हुआ आपको मिले तो वणिज समझ लीजिए। तय लिखा हुआ है तो तैतिल करण समझिए, कौ लिखा हुआ है तो कौलव करण समझिए, वी लिखा हुआ है तो विष्टि भद्र करण समझिए, और बव लिखा हुआ है तो बव करण समझिए। उसी प्रकार से की लिखा हुआ होगा तो किंस्तुघ्न करण समझेंगे। इसके लिए पहले आपको करण याद करना होगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।